नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज में डीसी में। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा और उसी थंबनेल के अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी मतलब आरओ का क्या जॉब प्रोफाइल होता है और उनको पे ग्रेड्स कितनी कितनी मिलती है, मतलब उनको सैलरी कितनी मिलती है। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ये जो समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है ये कितनी खुद में कितनी ये औकाली पोस्ट है, कितना पावर आपको मिलता है इस पर्टिकुलर पोस्ट में और कितनी कम मेहनत में आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करके इन लग्जरीज का मज़ा ले सकते हैं अपनी लाइफ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बस हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहिएगा। सारी चीज़ें आरओ का जो भी प्रोफाइल होता है, जॉब प्रोफाइल, सैलरीज, भौकाल, एवरीथिंग सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो देखिए जो आरओ की जो पोस्ट है, आरओ की जो पोस्ट है मतलब समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें दो तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं। अगर इसमें जब इसका एग्ज़ाम होता है, अगर इसमें आप ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आप बैठते हैं सचिवालय में, सेक्रेटेरिएट में, ठीक है। और अगर आप कम नंबर लाते हैं इसके अंदर तो आप बैठते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, यूपी पीएससी में, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, यूपी पीएससी में जब आप आरओ या एआरओ बन के बैठते हैं तो आपका जो प्रोफाइल है वो उतना सॉलिड नहीं रहता है, ठीक है। बट जैसे ही आप सेक्रेटेरिएट में जाते हैं वहाँ पे आपको बहुत सारी पावर और पैसा, भोकाल सब कुछ मिलने लग जाता है। तो इसमें क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, ये तो देखेंगे वीडियो में आके। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब भी आरओ का एग्ज़ाम होता है तो उसमें अगर आप आरओ बनते हैं तो आरओ बनने के बाद आपको पे स्केल क्या रहता है, सैलरी कितनी मिलती है। देखिए आरओ का जो ग्रेड पे होता है वो 4800 रुपये होता है, ग्रेड पे 4800 रुपये होता है। और जो इनकी टोटल सैलरी बनती है वो 47,600 से लेके 1,51,000 रुपीज़ तक बनती है, 1,51,000 रुपये तक। ये अलग बात है कि ये वाली जो सैलरी है 1,51,000 ये आपको तब मिलती है जब आप काफ़ी सीनियर हो जाते हो, जब आप काफ़ी सीनियर हो जाते हैं तब आपको यहाँ पे ये सैलरी मिलती है, ठीक है। जहाँ तक बात एआरओ की है तो ग्रेड पे इनका 4600 होता है और जो इनको टोटल सैलरी मिलती है ये 44,900 से लेके 1,42,000 रुपये तक सैलरी इन्हें मिलती है, ठीक है। अब जहाँ तक लेवल की बात करें तो आरओ जो है, आरओ वो 8th लेवल पे आता है और एआरओ जो है एक लेवल नीचे रहता है 7th लेवल पे। तो बात जहाँ तक लेवल की आती है तो इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है, जैसे एसडीएम और डीएसपी है, एसडीएम और आईएएस ये दोनों एक ही लेवल पे आते हैं, दोनों को सेम सैलरी मिलती है, ठीक है। तो एक लेवल बना दिया गया है, बाकी इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए अगर आप आरओ बन के सेक्रेटेरिएट में बैठ जाते हैं, सेक्रेटेरिएट में मतलब सचिवालय में, लखनऊ में अगर आप बैठ जाते हैं तो आपके पास क्या क्या भौकाली चीज़ें होंगी या आपकी पोस्ट कितनी भौकाली है ये कैसे पता चलेगा। तो भौकाल को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आरओ का जो प्रोफाइल है, जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या होता है। तो देखिए इनका नाम ही बता रहा है कि इनका काम है, इसका नाम क्या है, रिव्यू ऑफिसर। तो इनका काम क्या है, फाइल्स को रिव्यू करना ही इनका काम है। और ये फाइल्स किसकी रिव्यू करनी है, ऑफिसर्स की, आईएएस की, पीसीएस की, जितने भी हैं। अब उनकी ट्रांसफ़र की फ़ाइल हो गई, पोस्टिंग की फ़ाइल हो गई, ये सारी फाइल्स क्या होता है पहले एआरओ के पास आती हैं, एआरओ देखने के बाद आरओ के पास फॉरवर्ड करता है और आरओ फाइनली इस पर अपना व्यू देता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है बेसिकली, अब देखिए यहाँ पे आपके जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं, स्टेट के जितने सबसे बड़े अधिकारी हैं, उन सब के साथ क्या होता है, आपका कांटेक्ट हो जाता है, जान पहचान हो जाती है। और इन ऑफिसर्स से जान पहचान होने की वजह से आपके पास क्या होता है, पावर आती है इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट पावर आपके पास होती है। और पैसे की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, पैसा तो बहुत ज़्यादा इसमें होता ही है। अब देखिए इसमें एक चीज़ है, आप लोग पूछेंगे पैसा इसमें डायरेक्टली कैसे आएगा, पब्लिक डीलिंग तो है नहीं। तो देखिए ये बात सही है
कि आरओ की जो प्रोफाइल है उसमें कोई भी पब्लिक डीलिंग नहीं है, नो पब्लिक डीलिंग। मगर होता क्या है, जो ऑफिसर्स हैं वो पब्लिक से पैसा लेते हैं और आप क्या कर रहे हो, इन्हीं ऑफिसर्स से ले रहे हो। तो एक बार जब आप मैकेनिज्म का, एक सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं तो ये सारा पैसा वैसा ऐसे ही आता रहता है। ठीक है, जहाँ तक बात, आप जब एक बार अधिकारी बन गए तो सैलरी उतना मैटर नहीं करती है। सैलरी मैटर इसलिए नहीं करती है क्योंकि जितने भी आपके आजू बाजू लोग होंगे, जो सरकारी मैकेनिज्म है, सिस्टम है, उसमें बिना किसी से कुछ कहे, बिना हाथ पैर हिलाए डुलाए आपके पास एक फिक्स अमाउंट आता रहेगा। ठीक है, तो पावर और पैसा, ये दोनों ही चीज़ें आपको इस प्रोफाइल में मिल जाएंगी। तो अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं और कम पढ़ाई करके कम समय में आप आरओ की पोस्ट लेना चाहते हैं तो भैया अभी से लग जाइए, तैयारी चालू कर दीजिए। ये कौन सी पोस्ट है, लेस स्टडी मोर पावर। पढ़ना कम है और जो पोस्ट मिलेगी वो काफ़ी पावरफुल पोस्ट मिलेगी और इसे करना भी बहुत आसान है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, प्री और मेंस कोइंसाइड कर रहा है। प्री में क्या होता है, 120 नंबर की जीएस आती है और 60 मार्क्स की हिंदी आती है। तो ये जो 180 नंबर हुए ये मेंस के साथ कोइंसाइड कर जाते हैं। केवल आपको एसए की तैयारी अलग से करनी होती है। तो एसए भैया अभी टाइम बहुत है, अच्छी तरह से लिखना स्टार्ट कर दें। और जो भी लोग एसए में इंटरेस्टेड हो हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लें। जितने भी आप एसएस लिखेंगे लिख के मुझे भेजिए, मैं खुद उसे इवेल्युएट करूंगा और इवेल्युएट करने के बाद आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आप गलत हो रहे हैं, यहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो लिखते लिखते आप जो है एसएस भी बहुत अच्छा लिखने लगेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए आरओ का जो एग्ज़ाम है, जैसा कि मैं बताते आ रहा हूँ हर वीडियो में कि आरओ का एग्ज़ाम नवंबर सेकेंड वीक में या दिसंबर या जनवरी, ये काफ़ी लंबा जा सकता है। तो समय का कोई अभाव नहीं है, पोस्ट बहुत अच्छी है, मौका बहुत अच्छा है। तो ये ना सोचें कि जो एग्ज़ाम टला है ये आपका साल बर्बाद हो गया। ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपदा में अवसर खोजिए। ठीक है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को तैयार करिए और फाइनली जब आप इस पोस्ट पर पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि लाइफ में आपने कुछ अचीव किया है। जैसे ही आप सचिवालय में नौकरी लगेगी, ब्रांड न्यू कार निकलवाइए, लिखवाइए आगे पीछे दोनों पे समीक्षा अधिकारी, घूमिए भोपाल से लखनऊ में, किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो मैं अगर आप मुझे अगर आप फॉलो करते हैं और मेरी बातों को आप मानते हैं तो समय काफ़ी ज़्यादा है। प्री और मेंस साथ साथ पढ़ना स्टार्ट करिए। प्री और मेंस में 180 नंबर की चीज़ें तो एकदम कॉमन है, जीएस प्लस हिंदी में केवल एसएस वाला पोर्शन जो है वो आपके लिए एक्स्ट्रा है। एसए लिखना स्टार्ट करिए और लिख के जो भी, अगर मेरे पास आप नहीं करवा रहे हैं तो जो भी आपके सीनियर्स हों या आपके कॉन्टैक्ट में कोई टीचर्स हों तो आप उनसे बात करिए, अपने एसएस को इवेल्युएट करवाइए और जानिए कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं। एसएस हमेशा मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए। देखिए एक ही पॉइंट को पकड़ के निबंध में खींचेंगे तो कोई मतलब नहीं है, नंबर नहीं मिलेगा। आपको ज़्यादा करके चीज़ों को खींचना होगा। ठीक है, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक निबंध का आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि निबंध में मल्टी डायमेंशनल चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, तो इन मल्टी डायमेंशनल चीज़ों को कैसे आपको प्रोजेक्ट करना है, देखिए सपोज करिए आपको एक एस्से लिखना है विमेन एम्पावरमेंट पे। विमेन एम्पावरमेंट पे आपको एक एस्से लिखना है, या किसी को हिंदी में बोलते हैं नारी सशक्तिकरण। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लड़कियों को ये समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन क्या है, सरकार कौन सी स्कीम्स चला रही है, यही सब कन्वेंशनल चीज़ें आप लिखेंगे। बट अगर आपको एक अच्छा एस्से लिखना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसे डिफाइन करना होगा कि विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। दूसरी चीज़, इसकी ज़रूरत क्यों है, वाई, इसकी ज़रूरत क्यों है। फिर इसे इंडियन सोसाइटी के साथ कनेक्ट करिए, इंडियन सोसाइटी एंड विमेन। इंडियन सोसाइटी कैसी है, पितृसत्तात्मक सोसाइटी है, पेट्रियार्कियल सोसाइटी है। तो यहाँ पे आप बताइए
ये पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, पैट्रियार्कियल सोसाइटी है। तो पैट्रियार्कियल सोसाइटी में क्या होता है, जो मेल चाइल्ड है उसका उसका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इतनी सब चीज़ें बताने के बाद अब आप आइए फीमेल की प्रॉब्लम्स पर। अब प्रॉब्लम्स में भी इसे डिफाइन कर दीजिए, इसे डिवाइड कर दीजिए 3 स्टेजेस में। लड़कियों के सामने जो चुनौतियां आती हैं, क्या कौन सी चुनौतियां होती हैं? एक, उनके जन्म से पहले, क्योंकि देखिए इंडिया की पितृसत्तात्मक सोसाइटी में लड़कियों का पैदा होना ही एक चुनौती है। इट इज़ अ बिग चैलेंज टू द फीमेल्स ऑफ द सोसाइटी। पीपल वांट मेल चाइल्ड, दे डू नॉट अलाउ फीमेल्स। फीमेल फोर्टिसाइड के कितने केसेस होते हैं आपको पता है। तो प्रॉब्लम्स में एक, बिफोर बर्थ, पैदा होने से पहले क्या क्या चुनौतियां होती हैं। दूसरा, पैदा होने के बाद, पोस्ट बर्थ। अब पैदा होने के बाद वाली जो चुनौतियां हैं उसमें आप देखिए, किसी भी गांव का या किसी भी एक फैमिली का उदाहरण उठा लीजिए, बताइए। और एक्चुअली भी ऐसा होता है, अगर आप गांव में जाएं तो एक परिवार के पास अगर 3-4 लड़कियां हैं और एक लड़का है, तो लड़का पढ़ने के लिए कहाँ जाएगा? कॉन्वेंट स्कूल में जाएगा। लड़कियां कहाँ जाएंगी? सरकारी स्कूल में जाएंगी। रात को खाने के बाद दूध किसे मिलेगा पीने के लिए? लड़के को मिलेगा। लड़कियों को क्या होगा? जो है काम चला लो। ठीक है, ऐसा सब क्यों होता है? क्योंकि जो मेल चाइल्ड है वो बुढ़ापे का सहारा समझा जाता है इंडियन सोसाइटी में, जबकि अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बिफोर बर्थ और बर्थ के बाद, और बर्थ के बाद से लेके जैसे जैसे लड़की बड़ी होगी उसकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। पहले स्कूलिंग, फिर घर पे खाना पीना, फिर थोड़ी और बड़ी होगी तो ईव टीजिंग, उसके बाद शादी, शादी तो डाउरी, डाउरी के बाद बुढ़ापा, बुढ़ापे में क्या होगा? पहले बाप के ऊपर डिपेंडेंट थी वो बेटी, अब क्या है? हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, और हस्बैंड के बाद बुढ़ापे में किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी? अपने लड़के के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आप लीजिए, फीमेल्स प्रमोट पैट्रियार्की। अब आप देखिए, किसी भी सोसाइटी में आप जाइए, किसी भी फैमिली में आप देखिए, जो फीमेल मेंबर्स होती हैं वो ज़्यादा चाहती हैं कि हमारे घर में पोता हो। लड़कियां चाहती हैं हमको लड़का हो। तो लड़कियां खुद विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट नहीं करती हैं। ठीक है, इसके बाद आप बताइए कि फीमेल्स का रोल क्या रहा है, रोल ऑफ फीमेल्स इन विमेन एम्पावरमेंट। अगला देखिए, रोल ऑफ फीमेल्स इन विमेन एम्पावरमेंट। अब आप देखिए, इंडिया में कितनी सारी फीमेल प्राइम मिनिस्टर्स बनी हैं, चीफ मिनिस्टर्स बनी हैं, मगर उसके बाद भी जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया गया है वो हमेशा किसी न किसी पुरुष ने किया है। ठीक है, उसके बाद इनका सलूशन बताइए कि इन सारी समस्याओं का सलूशन क्या है। अब सलूशन जब आप बताएंगे, सलूशन में आप गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए गए हुए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, या जो फीमेल फोर्टिसाइड को अवॉइड करने के लिए बनाए गए हैं, लिंग जांच नहीं करवा सकते आप, ये सारी चीज़ें बताने के साथ साथ अपना व्यू भी रखिए, सोसाइटी के साथ कनेक्ट करिए। ठीक है, तो जब तक आपका निबंध मल्टी डायमेंशनल नहीं होगा आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या है निबंध में, वो एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं और उसी को पकड़ के खींचना स्टार्ट कर देते हैं। 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज, एक ही पॉइंट को पकड़ के लिखते चले जा रहे हैं। तो यूपी आयोग पहले तो थोड़ा बहुत नंबर दे देता था, अब नहीं देगा, क्योंकि आयोग बहुत सतर्क हो गया है। ठीक है, वो एकदम आईएएस के पैटर्न को टच करने की कोशिश कर रहा है। तो निबंध आपको मल्टी डायमेंशनल लिखने होंगे। जम के प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए कि ये साल आपको अधिकारी बना जाए। मौका है, चूकिए मत चूको चौहान। ठीक है, तो पढ़ाई में लगे रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, मैं जवाब देता हूँ। और ऐसे राइटिंग के लिए अगर आप लोग चाहें तो हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, मैसेज करके ज्वाइन कर लें। जो भी लोग आप में से आंसर राइटिंग प्रोग्राम मतलब पेड वर्जन पे ना जा पा रहे हों तो काइंडली हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें।
उसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल, नोटिफिकेशन, अपडेट्स, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ प्रोवाइड करते रहता हूँ, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो काइंडली टाइम वेस्ट ना करें, और अगर आप ज्वाइन करना है आंसर राइटिंग प्रोग्राम तो कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से तो कम फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।